महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी को अपना इस्तीफा दिया एमएलए पद से और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अशोक चव्हाण आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उनके पिता शंकरराव चव्हाण भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे और एक तरह से महाराष्ट्र में काफ़ी बढ़ चढ़कर चव्हाण परिवार जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ अशोक चव्हाण का एक तरह से प्रेजेंस जो है वो नांदेड़ इलाके में महाराष्ट्र के काफ़ी ज़्यादा है। नांदेड़ और उसके आसपास की सीटों पर आप कह सकते हैं कि अशोक चव्हाण कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस रखते हैं और इसीलिए उनका भारतीय जनता पार्टी में आने वाले चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा सकता है। महाराष्ट्र के जो सर्वे सामने आए थे उस सर्वे में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट था जहां पर एकनाथ शिंदे आने के बाद, अजित पवार आने के बाद भी कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज था वो महाविकास आघाड़ी का ज़्यादा दिख रहा था। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है कि अब जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जिनका एक एक इलाके में महाराष्ट्र में प्रेजेंस है उनको अपने में शामिल किया जाए ताकि जो सीटों का उनका रन रेट है महाराष्ट्र में वो बढ़ सके। माना जा रहा है कि एक बड़े बीजेपी के नेता दिल्ली से मुंबई आएंगे जिनकी मौजूदगी में अशोक चव्हाण आप कह सकते हैं कि बीजेपी में प्रवेश करेंगे और ये जो प्रोग्राम है ये मराठवाड़ा इलाके में होगा महाराष्ट्र के, क्योंकि उस इलाके में आप कह सकते हैं कि अशोक चव्हाण का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अब 10 से 12 जो एमएलएज हैं वो अशोक चव्हाण के साथ साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र में पिछले 2 सालों से अगर आप देखें तो शिवसेना के 2 टुकड़े हुए, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पास ही एमएलए जो थे वो आप कह सकते हैं कि उनका एक ब्लॉक पूरा इकट्ठा था और कहीं ना कहीं इस पर अब सवाल उठने लगे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में उसमें भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 4 राज्यसभा की सीटें निकल रही है जिसमें 3 तो बीजेपी के पास थी। लेकिन अब अशोक चव्हाण अलग होने के बाद कांग्रेस से ये माना जा रहा है कि चौथी सीट पर भी बीजेपी अपना कैंडिडेट दे सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के वोट तोड़कर अपना चौथा कैंडिडेट जिता के लाने की कोशिश कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र में चुनाव के पहले एक भारी झटका होगा। इस आप कह सकते हैं पूरी हलचल के बाद महाराष्ट्र प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले वो दिल्ली दौरे पर गए हैं और उसके साथ साथ जो सीनियर लीडर है महाराष्ट्र के, चाहे फिर वो बाला साहब थोराट हो, पृथ्वीराज चव्हाण हो, ये लोग मीटिंग कर देख रहे हैं कि किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आपको बता दें कि अशोक चव्हाण एक दिन पहले तक कांग्रेस के में काफ़ी सक्रिय रहे और महाविकास आघाड़ी में जो उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ सीट शेयरिंग के डिस्कशन हो रहे हैं उसमें शामिल रहे। आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र आई थी राहुल गांधी की तो उसमें जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग आप कह सकते हैं जो नांदेड़ से रायता गुजरी थी तो उस इलाके में जो पूरा ऑर्गेनाइजिंग की थी वो अशोक चव्हाण ने ही की थी। लेकिन फिर भी जब से एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गए तब से ये सवाल आ रहे थे सामने, ये बातें सामने आ रही थी कि अशोक चव्हाण भी जल्द ही बीजेपी में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वो इस बात से मना करते आए थे। लेकिन अब जब उन्होंने अपने कांग्रेस पद से और एक एमएलए होने के पद से इस्तीफा दे दिया है तो कई सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल आप कह सकते हैं लाजमी इसलिए है कि अब बात साफ है कि बीजेपी में उनका जल्द ही प्रवेश होगा। लेकिन आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी के लिए ये एक बड़ा झटका आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स पहले सामने आए थे उसमें अब कहीं ना कहीं कमतरता होती दिख रही है और जो आने वाले समय में अगर और एमएलए कांग्रेस के बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र में अपनी ग्रिप बनाए रखना, उसके साथ ही साथ लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी के चुन के लाना ये काम मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के पास अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने इलाकों में एक तरह से पकड़ रखते हैं, जिसमें बाला साहब थोराट का नाम सामने आता है। बाला साहब थोराट आप कह सकते हैं कि अहमदनगर इलाके में एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रखने वाले शख्स हैं। उनके साथ साथ राधाकृष्ण विखे पाटिल भी थे कांग्रेस में जो अहमदनगर में वर्चस्व रखते थे, लेकिन उन्होंने अब बीजेपी में प्रवेश कर लिया है और महायुति सरकार में मंत्री है। बाला साहब थोराट के बाद देशमुख परिवार का नाम सामने आता है। पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का जो परिवार है
अमित देशमुख और धीरज देशमुख, उनके दोनों बेटे एमएलए हैं और लातूर इस इलाके में वर्चस्व रखते हैं। और जब तक आप कह सकते हैं कि देशमुख परिवार का साथ कांग्रेस में है, तो एक तरह से कोई भी चुनाव में एक एडवांटेज महाराष्ट्र में कांग्रेस को रहेगा। तो इन सभी जो लोग हैं, इनके ऊपर अब नज़रें टिकी है, क्योंकि ये एक तरह से फिक्स्ड वोट्स माने जाते थे, फिक्स्ड इलाके माने जाते थे महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए। तो क्या अब अशोक चव्हाण के नांदेड़ के बाद आने वाले समय में और भी ऐसे इलाके हैं जहां पे कांग्रेस के वोटर्स हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। पिछले दिनों में मिलिंद देवरा जो एक्स एमपी रहे हैं और साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी जो एक्स एमएलए रहे हैं, वो लोग भी आप कह सकते हैं कि छोड़कर कांग्रेस को बीजेपी में शामिल कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियों में शामिल हुए, जिसमें बाबा सिद्दीकी अजित पवार के एनसीपी में शामिल हुए और मिलिंद देवरा जो है वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। उसके बाद जो तीसरा झटका है महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव से पहले, लेकिन ये एक बड़ा झटका आप मानकर चल सकते हैं। अशोक चव्हाण एक बड़ा नाम है और आप कह सकते हैं कि इसी के साथ साथ उनका जो इम्पैक्ट है महाराष्ट्र में, वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, उनमें काफ़ी ज़्यादा मानकर चला जा सकता है। अशोक चव्हाण जब मुख्यमंत्री थे तब आदर्श घोटाले के चलते उनसे रेजिग्नेशन लिया गया था, जिसके बाद पृथ्वीराज चव्हाण दिल्ली से महाराष्ट्र में आकर मुख्यमंत्री बने थे। आप कह सकते हैं कि अशोक चव्हाण महाविकास आघाड़ी की जब सरकार स्थापन हुई 2019 में, तब उन्हें एक मंत्री पद भी दिया गया था। तो अब सवाल यही सबके सामने है कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट अभी फ़िलहाल दिखता नज़र आ रहा है जिसमें लोकसभा की दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें हैं और उसमें कहीं ना कहीं दो पार्टियों में स्प्लिट होने के बावजूद महायुति को यानी कि बीजेपी को एक एज मिलता नहीं दिख रहा था। तो क्या अब ये अलग अलग जो बड़े इलाकों में वर्चस्व रखने वाले कांग्रेस के नेता हैं, उनको साथ में लेकर ये आप कह सकते हैं कि विनिंग जो रेट है, रन रेट है सीटों का, वो बीजेपी बढ़ाने की ताक में है? ये एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है।